अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 40 की उम्र में 70 का दिखना है या 70 की उम्र में 40 का, तो आप डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन ही चूज करेंगे। एंटी एजिंग वाली जो प्रोसेस है ना, इन सब में हम सबको बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि हमको बूढ़ा नहीं दिखना है। हमको हमेशा जवान दिखना है, हमेशा सुंदर दिखना है। लेकिन एंटी एजिंग का काम केवल आपको सुंदर दिखाना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट ऑल्सो इज अबाउट हाउ यू फील। हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयति मिश्रा। आई एम हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, जहां मैं लोगों को बताती हूँ कि कैसे नेचुरल तरीके से आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट चेंज करके, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करके आप बहुत सारी बीमारियां जिनसे आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, उन बीमारियों से आप छूट सकते हैं। तो एजिंग की प्रोसेस को अगर हमको समझना है और इसको रोकना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एजिंग की वजह क्या है। आपने एक वर्ड बार-बार सुना होगा और हर बार हर बीमारियों में हम यूज़ करते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन जब बढ़ जाता है, तो बॉडी के हर ऑर्गन, हर टिश्यू में एक तरीके का जोर पड़ता है। बॉडी का डीके फास्ट होता है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो जल्दी-जल्दी डैमेज होते हैं। नेचुरली ये इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है, ये जैसे-जैसे बॉडी में बढ़ेगी, एजिंग की प्रोसेस भी बढ़ेगी। यानी आप बूढ़े जल्दी दिखेंगे या आपके ऑर्गन्स भी कमज़ोर जल्दी होंगे। तो अगर इस इन्फ्लेमेशन को रोकना है, तो हमको इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को कम करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो नंबर 1 चीज़ आती है, वो आती है आपकी गट हेल्थ। क्योंकि आपका जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब आपके गट के थ्रू ही आते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपका पेट सही तरीके से काम कर रहा है, आंतें सही तरीके से काम कर रही हैं, तो आप अपने न्यूट्रिशन को ठीक से एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। और नंबर 1 न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए, दैट इज़ फाइबर। फाइबर जैसे ही आपकी बॉडी में पहुंचता है, बॉडी में बहुत सारे आपके गट बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। जो अच्छे गट बैक्टीरिया होते हैं, वो इस फाइबर को उपयोग करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं और ब्यूटरेट्स बनाते हैं। शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। यानी आप जब जब फाइबर खाएंगे, तो आपकी सिर्फ बॉडी की क्लींजिंग नहीं होगी, आपकी आंतों की क्लींजिंग नहीं होगी, बल्कि साथ में आपकी बॉडी को एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। दूसरा, आपके अगर बॉडी को इन्फ्लेमेशन कम कराना है, तो आपने हमेशा सुना होगा विटामिन सी। विटामिन सी अपनी बॉडी को आप भरपूर मात्रा में दीजिए। विटामिन सी का काम होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और साथ में जो कोलेजन फाइबर्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं ना, जो स्किन में, उन फाइबर्स को बनाने में, उन कोलेजन के जो प्रोटीन है उसको बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो विटामिन सी हमको मालूम है कि आंवला में मिलता है, नींबू में मिलता है, और बहुत सारे जितने खट्टे फल हैं, ऑरेंज है, संतरा है, कीनू है, इस टाइप के जो फल होते हैं, इसमें विटामिन सी बहुत होता है। लेकिन इन सब में हम कुछ जो सीजनल फल होते हैं ना, उसको भूल जाते हैं। और सीजनल फल हमेशा आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार उनमें वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको दूसरे फलों में ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। तो जैसे कि सीजनल फल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फालसा, जो कि गर्मियों में आता है, बहुत ठंडा ड्रिंक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी भरपूर होता है, इसमें फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। आपकी बॉडी को अच्छा करने वाली जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, इसमें भरपूर रहती है। लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, हर जगह मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम। लेकिन कभी भी आपको जब ऐसे सीजनल फल मिलें, तो उसको ज़रूर लिया कीजिए। उसमें से एक फालसा है, करौंदा है, जो कि अभी के सीज़न में मिलता है, थोड़ा सा बरसात की शुरुआत में मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और आपकी बॉडी में विटामिन सी भी देता है, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दूसरे जो होते हैं वो भी देता है। ऐसे ही मैंगो है, वो भी सीजनल होता है, जामुन है। ऐसे फलों को आप कभी भी अवॉइड मत किया कीजिए। जो साल भर मिलने वाले फल हैं, वो तो हम लेते हैं, लेकिन ये वाले जो फल है ना, अक्सर हम छोड़ देते हैं। आप इनको इनका जूस बनाकर लीजिए, क्या आप ऐसे ही किसी और डिश में बनाकर इसको खा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंज्यूम करिए जब ये सीजन में आते हैं। दूसरा जो एजिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है जो कि एजिंग की प्रोसेस को बहुत फास्टर करते हैं। फ्री रेडिकल्स यूजुअली बनाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी ऑक्सीजन का यूज़ करता है, उसका कुछ परसेंट बहुत कम अमाउंट में ये यूज़ नहीं कर पाता ठीक तरीके से, उसको रिड्यूस नहीं कर पाता ऑक्सीजन को। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा नेचुरली हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। जो सेल के अंदर चूँकि ये बनते हैं, तो सेल के अंदर जो डीएनएज़ होते हैं, उसको डैमेज करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज करते हैं। तो जितना ज़्यादा इनका अमाउंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये डैमेज भी बढ़ेगा।
तो इनका बनना हम बंद तो नहीं कर सकते बिकॉज़ दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो हमारी बॉडी में ही बनती है, हर सेल में होती है। लेकिन इस प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कम किया जा सकता है बाय टेकिंग मोर ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा आपका माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज़ बनाएगा यानी एनर्जी बनाएगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा डिमांड करेगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से उपयोग भी करेगा। तो इस जितनी भी आप एक्सरसाइज़ करते हैं, जो भी आप फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जितना ज़्यादा आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बेटर तरीके से होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, ऑक्सीजन को बेटर तरीके से इस्तेमाल करेगा और उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स भी कम बनेंगे। उसी तरीके से आप जो नॉर्मली ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो भी आपकी जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ाता है। तो दोनों चीज़ों से आपके फ्री रेडिकल्स का बनना एक तरीके से कम हो गया और साथ में जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो अपना काम करते हैं। जैसे हमने कहा विटामिन जो सी होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इसके अलावा विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और विटामिन ई हमको मिलता है जितने सीड्स हैं, नट्स हैं, पीनट्स हैं, आलमंड है, सनफ्लावर ऑयल है, जो सारे ऑयल्स हैं, ऑयल के जो भी सोर्सेज़ हैं, उन सब में हमको विटामिन ई मिलता है व्हिच इज़ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आपको फ्री रेडिकल से बचना है या स्किन की एजिंग को आपको कम करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप हर सेल को एक्टिवेट करते हैं और आपका हार्ट भी इससे अच्छा होता है, हार्ट भी इससे मजबूत बनता है और सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर तरीके से काम करता है। जितना आपका सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा, उतना ही स्किन को न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि जो बॉडी है, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सेंटर में होते हैं, तो वहाँ तो गट से न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पहुँच जाता है। लेकिन हमारी स्किन तक न्यूट्रिशन पहुँचने में बहुत टाइम लगता है या अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं हुआ या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम त सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो स्किन में न्यूट्रिशन कई बार ठीक से नहीं पहुँच पाता है। स्किन जो है फार्देस्ट ऑर्गन है, सबसे दूर में रहता है और स्किन वैसे भी वाइटल ऑर्गन नहीं कहलाता है, तो बॉडी के लिए ये लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो ज़रूरी है कि हमारी ब्लड वेसल्स सही हों, हमारी एक्टिविटी के थ्रू हम उसको सही तरीके से रखें, ताकि हमारी जो स्किन है, उस तक हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँचे। एक और चीज़ जो स्किन को डैमेज करती है, वो होती है टॉक्सिन्स और टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाला जो हमारा ऑर्गन है, दैट इज़ लिवर। लिवर फ्रेंडली डाइट की मैंने वैसे भी लास्ट जो वीडियो था उसमें बात की थी। तो जो लिवर है उसको हमको सही रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर फैटी लिवर की कंडीशन है या फिर लिवर आपका डैमेज हो रहा है किसी वजह से, तो लिवर की जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। लिवर फ्रेंडली डाइट जब आप लिवर को देते हैं तो आप लिवर को रिजुवनेट करते हैं और लिवर के लिए जो इम्पोर्टेंट डाइट है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स या फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकोली, केल, जो आपकी भाजी होती है बथुआ, अमरंथ और पालक, इस तरीके की जो भाजियाँ हैं, मेथी भाजी, ये सब भाजियाँ आपकी लिवर को बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन भाजियों का आप सेवन करिए, चाहे तो आप इसको बनाकर खाइए, पकाकर खाइए या इनका जूसेस लिए, किसी भी फॉर्म में इसको आप लीजिए। और आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर आप पानी सही तरीके से पिएँगे, तो आपकी स्किन में जो एक मॉइस्चर होता है, जो लश्चर रहता है, वो भी मेंटेन रहता है और ये आपकी किडनी से भी टॉक्सिन्स को ठीक से रिमूव करता है। तो आपने अपने हार्ट को सही कर लिया, लिवर को सही कर लिया, किडनी को सही कर लिया, गट को सही कर लिया, जो कि आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देंगे। ये सारी चीज़ें थी जो इंटरनली आपकी एजिंग को रोकती हैं। लेकिन एक्सटर्नली क्योंकि हम सबको अपनी एजिंग दिखती है अपनी स्किन पे, तो सबको स्किन में बहुत ज़्यादा लश्चर चाहिए। तो एक्सटर्नली हम अपनी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमको रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा मेडिसिनल जो चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप हाथ से छूते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके हाथ के थ्रू एब्ज़ॉर्ब होती हैं। अगर आप कहीं ऐसे ब्यूटी सैलून में काम करते हैं, जहाँ आप केमिकल्स छूते हैं, डाई और इस तरीके के कलर्स, ये सारी चीज़ें अगर आप टच करते हैं, तब भी आप ध्यान रखिए कि ये सब भी आपकी स्किन को डैमेज करते हैं और ये सब स्किन को डैमेज नहीं करते, बेसिकली सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं स्किन के थ्रू, तो स्किन भी डैमेज होगी और साथ में ये ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, तो आपके ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स भी डैमेज करते हैं। तो ये हार्ट डैमेज कर सकता है, आपका लिवर डैमेज कर सकता है। तो कभी भी आप जब इस तरीके का एक्सपोज़र करते हैं, कोई भी ऐसी केमिकल चीज़ अगर आप बनाते हैं या उसका यूज़ करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बिना ग्लव्स के, प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना आप इन चीज़ों को ना तो छुइए और ना ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किन में टच होने दीजिए क्योंकि स्किन से हर चीज़ एब्ज़ॉर्ब होती है। जो टॉक्सिन्स का एक्सपोज़र है हमारे घर में या बाहर में, वो भी कम होना चाहिए, यानी सिर्फ़ ड्रग्स और केमिकल्स नहीं है, दूसरे भी टॉक्सिन्स का अगर एक्सपोज़र है, बाहर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, गाड़ियों का धुआँ है या दूसरे जो एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उसको हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन घर के अंदर में जो
कॉस्मेटिक्स हैं या फिर इस तरीके की जो टॉक्सिन वाले जो केमिकल्स हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मॉस्किटो रेपेलेंट है या फिर जो फ्रेग्रेंसेस हम यूज़ करते हैं अलग-अलग परफ्यूम के फॉर्म में या रूम फ्रेशनर के फॉर्म में या किसी और चीज़ के फॉर्म में, ये जितने भी टाइप के जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं, ये फुल्ली केमिकल से बनती हैं क्योंकि इनमें कभी भी आपने कहीं पे इंग्रीडिएंट्स में देखा होगा लिखा हुआ, तो उसमें सिर्फ़ ये रहता है कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, उसमें एग्ज़ैक्टली केमिकल्स के नाम नहीं लिखे होते और ये सारी चीज़ें एलर्जी कॉज़ करते हैं। तो कोई भी बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ है, वो चांसेज़ हैं कि आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शन कहीं न कहीं कॉज़ कर सकती है। तो या तो स्किन में एलर्जी होगी या कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन में एलर्जी होगी, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपको मिल सकते हैं। अभी नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है 2-4 महीने, 5 महीने बाद मिल जाएँ। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी कोई भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ को। जो हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, इन पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसी क्रीम आप यूज़ ना करिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल केमिकल्स हों, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट हमको नहीं पता होता है। कई समय बाद, बहुत सालों बाद या कई महीनों बाद हमको जाके पता चलता है कि हमारी स्किन को एक्चुअली डैमेज कर रही थी। बहुत सारी तो ऐसी एंटी एजिंग क्रीम ही आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जो कि एंटी एजिंग की तरह नहीं बल्कि एजिंग क्रीम की तरह काम करती हैं आपकी बॉडी में। तो ऐसी क्रीम से आप बचकर रहिए। स्पेशली अगर आपको कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक या कोई भी ऐसी क्रीम दिखती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो, पैराबेन हो, थैलेट हो या फिर फॉर्मेल्डिहाइड हो या उससे रिलेटेड कोई ऐसा केमिकल आपको दिखता है, तो ऐसी चीज़ों को एब्सोल्यूटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये सब प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसको यूज़ करती रहती हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड है बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन फिर भी कई बार हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और इतना रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे स्पेशली इंडिया में, तो आपको ये सब चीज़ें दिखने में मिल सकती हैं और ये सब स्किन को एज्ड करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचाती हैं और लॉन्ग रन में आपकी स्किन एकदम डल हो जाएगी, पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से बचें। बहुत सारी ऐसी एंटी एजिंग क्रीम आती है जो कि कोलेजन मिक्स्ड होती है, यानी उसमें लिखा रहता है कि इसमें बहुत सारा कोलेजन है। कोलेजन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोटीन होता है और कोलेजन को एप्लीकेशन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब करना एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल है। कोई भी क्रीम ऐसी नहीं जिसमें थोड़ा बहुत भी कोलेजन आप एब्ज़ॉर्ब कर सकें क्योंकि स्किन के थ्रू कोई चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर पाना इतने बड़े प्रोटीन को बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसी किसी क्रीम के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि ऐसी क्रीम आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुँचाएगी। आप ऐसी कंपनी को ज़रूर रिच बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कोलेजन सप्लीमेंट्स के लिए कहा जाता है कि वो कुछ मात्रा में इफ़ेक्टिव हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट्स आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स को भी ध्यान रखिए जो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं या आपने 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल ले लिया, ये भी आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, चाहे आप सालों-साल इसको क्यों ना लें। अगर आपको कोलेजन सप्लीमेंट चाहिए तो आपको स्कूप फुल सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी खूब सारा जब आप कोलेजन लेंगे तब जाके आपकी बॉडी को इफ़ेक्टिव होगा और ये भी प्रॉपर हाइड्रोलाइज़्ड होना चाहिए। जो छोटे टुकड़ों में जो तोड़कर जो कोलेजन सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, वही आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा प्रोटीन होता है और इस तरीके से डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। तो किस तरीके का आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। और वैसे भी ये कोलेजन सप्लीमेंट बनता है जो जानवर होते हैं उनकी स्किन से बनता है, हड्डियों से बनता है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो शायद आप ऐसा कोई पाउडर घोल कर अपने किसी ड्रिंक में पीना पसंद नहीं करेंगे। सो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि आप नेचुरली ही जितनी चीज़ें हैं उसके थ्रू अपनी स्किन को ग्लो लाने की कोशिश करें। एडिशनल सप्लीमेंट की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल चीज़ें अप्लाई करने की होती हैं स्किन पे आप वो चीज़ें अप्लाई करिए। जैसे कि कैस्टर ऑयल मैंने कहा था अपने एक वीडियो में कि आप कैस्टर ऑयल अप्लाई करिए, ये एंटी माइक्रोबियल है, इसमें भरपूर फैटी एसिड्स होते हैं और ये आपकी बॉडी को स्मूथ रखता है, एकदम जो लश्चर है उसका मेंटेन करके रखता है। चूँकि बहुत गाढ़ा होता है तो आप उसको किसी कैरियर ऑयल जैसे कि जो नारियल का तेल होता है ना, आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, वो पतला होता है। तो दोनों को मिक्स करके आप लगा लीजिए और कुछ लोगों को ऐसी ऑयली स्किन होती है या ऑयल से कई बार क्लॉगिंग हो जाती है जो कि उनके पोर्स, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके कारण या तो उनको ऐसा लगता है कि एक्ने हो सकता है या हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको प्रॉपर अप्लाई करिए, उसके बाद उसको पानी से स्प्लैश करके धो लीजिए और हल्के हाथों से उसको पोंछ लीजिए, ताकि कोई एडिशनल ऑयल ना रहे, साथ में आपकी स्किन में जो एक मॉइस्चर इफेक्ट आपको चाहिए, वो आपको पूरी तरह से मिल जाए। और पूरी बॉडी ही आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज़ करके रखना चाहिए क्योंकि ड्राइनेस होती है, वही स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। और इस मॉइस्चराइज़र के लिए भी आप जो एक्सटर्नल जो का केमिकल वाले मॉइस्चराइज़र हैं, ज़रूरी नहीं वो यूज़ करें। जो यही जो तेल है, इसी तेल को आप पूरी बॉडी में लगाएँ। आप ऐसे ही पहले लगा लें नहाने के पहले
और उसके बाद पानी से उसको हल्का-सा वॉश कर लें बिना सोप लगाए, तब भी काफ़ी हद तक आपकी स्किन में उसकी चिकनाहट रहती है और चिपचिपापन भी नहीं लगता। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको डायरेक्टली फैटी एसिड्स देते हैं, आपकी स्किन को नरिशिंग इफेक्ट देते हैं, ना कि आपकी स्किन को केमिकल से ड्राई करते हैं या फिर और उसको डैमेज करते हैं। तो इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर हमको लॉन्ग रन में अपना एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए। बहुत सारे लोग हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं क्योंकि धूप से आपकी स्किन डैमेज होती है। ये सच है कि अगर बहुत स्कॉचिंग हीट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपकी स्किन को वो डैमेज करेगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ को बैलेंस्ड अमाउंट में करेंगे तो डैमेज नहीं होगा। यानी मॉर्निंग की जो धूप है उसको आप डायरेक्टली अपनी स्किन पे लीजिए क्योंकि आपकी स्किन में विटामिन डी भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी आपकी स्किन की जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उसमें जो सीबम फॉर्मेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो अगर सीबम फॉर्मेशन कम होगा, ये सेबेशियस ग्लैंड्स आपके स्किन में कम हो जाएँगी, तो भी स्किन में एक ड्राइनेस रहेगी। तो विटामिन डी भी आपकी अच्छी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है और विटामिन डी आपको सन एक्सपोज़र से मिल सकता है। तो सुबह और शाम का जो समय होता है, आधे-आधे घंटे का जो समय होता है, या तो सुबह या शाम को एटलीस्ट उतना आप सन का एक्सपोज़र दीजिए। बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट में जाना है, किसी वजह से निकलना पड़े, तो आप सनस्क्रीन लगाइए। अगर आपको बाहर धूप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तब भी कई लोग सलाह देते हैं कि आप अगर कहीं खुले में बैठे हुए हैं, तो भी सनस्क्रीन लगा के बैठिए, व्हिच इज़ नॉट एडवाइज्ड। अननेसेसरीली अपनी स्किन को किसी भी केमिकल से क्लैड करना, ढाँक देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्किन को ओपन रखिए, उसके पोर्स ओपन रहना चाहिए, जो फ्रेश एयर है ना, वो मिलनी चाहिए आपकी स्किन को, ताकि स्किन भी ब्रीथ कर सके प्रॉपर्ली। और ये स्किन की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन अच्छी लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके भी अच्छे नहीं होते। और सनस्क्रीन भी आप कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है। अगेन जिसमें केमिकल्स कम से कम हो, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स ना हो, ऐसी कोई सनस्क्रीन यूज़ करिए जो कि एटलीस्ट एसपीएफ 30 वाली हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हीट में जा रहे हैं तभी, अननेसेसरीली इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि यूवी रेज़, क्योंकि यूवी रेज़ बहुत टाइप की होती हैं, यूवी रेज़ ए, बी, सी अलग-अलग टाइप की होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा रेज़ हैं वहाँ पर, तो कई बार कुछ लोगों को देखा गया है कि स्किन में डैमेज करती हैं या इन्फ्लेमेशन करता है या स्किन में कई बार कैंसर भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी मल्टीपल रिसर्चेज़ हैं, केवल स्किन का एक्सपोज़र सन से होने के कारण नहीं होता है। कई बार उनका जो टोटल लाइफ़स्टाइल होती है वही इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सन की जो रेज़ होती है ना, वो उसको एक एडिशन का काम करती है, यानी वो उस चीज़ को फ्लेयर अप कर देती है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। हो सके तो ऐसी डायरेक्ट हीट में या बहुत तेज़ हीट में, सन रेज़ में डायरेक्टली ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ ना करें, और यूजुअली हम सबको इतना पता होता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। तो इन शॉर्ट में अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपको अपनी गट हेल्थ अच्छी रखनी है और सारा न्यूट्रिशन लेना है, यानी आपको विटामिन ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, डी लेना है और ई लेना है। एग्ज़ैक्टली। आपको कोई भी विटामिन की कमी आपकी स्किन में रिफ्लेक्ट करेगी और आपकी स्किन को एज्ड दिखाएगी और आपके अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज करेगी। तो आपको सारा तरीके का न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है। प्रोटीन आपके खाने में भरपूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही टिश्यू बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नई सेल को बनाने के लिए तो प्रोटीन ही चाहिए। कोलेजन भी जो होता है, जो स्किन में का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ही है। तो कई बार बहुत सारे लोगों की डाइटरी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो प्रोटीन लेना पसंद नहीं करते। तो प्रोटीन को नेग्लेक्ट मत करिए। आप लेंटिल यानी दालें ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको प्रोटीन भरपूर लेना है। 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक डेली आप प्रोटीन लीजिए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या एज है, हाइट है और क्या एक्टिविटी है, इस क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन नहीं होगा तो नए टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली आपको एजिंग की तरफ ही लेकर जाएगा। बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसका ख्याल रखने के लिए आपको लिवर फ्रेंडली डाइट लेनी है, हार्ट फ्रेंडली डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, हाइड्रेशन यानी पानी आपकी क्वांटिटी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपके जो टॉक्सिन्स है ठीक तरीके से निकले। तो स्किन में जो आपका जो स्वेटिंग होती है वो ठीक तरीके से अपने टॉक्सिन्स को निकाल पाए। इन सब के लिए पानी का अमाउंट आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। कॉस्मेटिक्स बहुत सोच समझ के यूज़ करें, बॉडी को क्लीन रखें, उसको मॉइस्चराइज़ रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा फ्राउन करने की या फिर धूप में जाकर आँखें सिकोड़ कर देखने की बाहर, कुछ लोगों की कुछ हैबिट्स होती हैं, स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा ही आप बार-बार, बार-बार करते रहेंगे तो वहाँ पे आपकी रिंकल्स दिखने लग जाएँगे। तो आप कितना भी इसमें बोटॉक्स करा लें या कुछ और चीज़ करा लें, अगर आप अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे,
तो बहुत मुश्किल है कि आपकी स्किन सही रहेगी। तो ऐसी कोई भी आप अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको ऑब्ज़र्व करिए, जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, वहाँ की स्किन में फाइन लाइन्स आ जाएँगी, रिंकल्स आ जाएँगे और वहाँ की जो मसल्स है ना वो एक डिफरेंट शेप ले लेंगी। तो ऐसी किसी भी अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को आप चेक करते रहिए और ऐसा आपको नहीं करना है। प्रॉपर स्लीप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक से सोएँगे नहीं तो अगले दिन आपने खुद में देखा होगा कि पफ़ी आईज़ दिखती हैं, चेहरे में एक डलनेस दिखती है, आपको लेथार्जी लगती है। ये सब चीज़ें आपकी एजिंग की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो स्लीप आपकी प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि स्लीप में ही आपकी रिजुविनेशन होता है बॉडी का। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप लोगों से मिलते-जुलते रहिए, हँसते रहिए, बातें करते रहिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके मत रखिए, बहुत ही अलूफ़ या अकेलेपन में ज़्यादा मत रहिए। क्योंकि ये भी देखा गया है और ये बहुत सारी रिसर्चेज़ इस पे हुई हैं कि जो लोग सोशलाइज़ करते हैं या बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, उनकी एजिंग की प्रोसेस धीरे-धीरे होती है। और एजिंग का प्रोसेस का मतलब केवल आपकी जैसा मैंने कहा सिर्फ़ स्किन नहीं है, इट्स अबाउट द बॉडी पार्ट्स। तो जितने भी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इन सबकी एज भी जो बायोलॉजिकल एज है, उससे आप कम रख सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को सोशलाइज़ करें, लोगों से मिले-जुलें। जैसे स्मोकिंग आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाता है, उसी तरीके से ज़्यादा अकेलापन रहना या लोगों से अलग-थलग रहना, ये भी आपकी स्किन को, आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है और ये सब एजिंग के कारण है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कुछ क्विक फिक्स ढूँढते हैं, लेकिन ये इस तरीके से काम बॉडी नहीं करती है। बॉडी को चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एक्टिविटीज़ सही तरीके से काम करेंगे, तभी जाके आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो आपको 100 साल, सवा 100 साल तक आराम से चलने देंगे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।